बहुत समय पहले की बात है। एक शुभारंभ नाम के गांव में एक किसान रहा करता था। वह बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसका एक बेटा बहुत होशियार था और दूसरा बेटा नासमझ था। भैया ये टमाटर कैसे दिए और क्या मूल्य बताया है आपने इनका? अरे भैया ये 50 रुपए किलो है, अगर तुम्हें लेना है तो लो, वरना चल दे बनो यहाँ से। ठीक है भैया, 1 किलो दे दीजिए। लगता है ये व्यक्ति दिमाग से पैदल है, तभी बिना मोल भाव के मेरे कहने पर एक बार में ही मान गया। मुझे क्या, मुझे तो मुनाफा ही हो रहा है ना। सब्जी वाला व्यक्ति कुंदन के भोलेपन का फायदा उठाता है। तभी उसका बड़ा भाई बाजार में किसी काम से आया हुआ था। अपने भाई को देखा तो वह उसके पास आ गया। क्या हुआ कुंदन, तुम बाजार में क्या कर रहे हो? कुछ सामान लेने आए हो क्या? हाँ बड़े भैया, माँ ने घर के लिए सब्जियाँ मंगवाई हैं, मैं वही लेने के लिए आया हूँ। भैया ये लीजिए 50 रुपए। क्यों, मेरा भाई भोला है तो तुम उसके भोलेपन का फायदा उठा रहे हो? चुपचाप से उसके 20 रुपए वापस करो। सब्जी वाला कुंदन को पैसे लौटा देता है और वह घर के लिए चल देता है। कुंदन भोला भाला था, इसलिए सभी लोग उसके भोलेपन का फायदा उठाते थे। तभी चिंतामणि अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। सुमित्रा, भगवान की दया से हम लोगों के पास सब कुछ है। अच्छा परिवार, तुम जैसी साथ निभाने वाली पत्नी और 2 प्यारे से बच्चे। लेकिन क्या जी, मैं क्या देख रही हूँ? बहुत दिनों से आप बहुत चिंतित रहते हैं। क्या परेशानी है आपको? मुझे बताइए, क्या पता शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। सुमित्रा, हमारा बड़ा बेटा तो समझदार और होशियार है, लेकिन मुझे अपने छोटे बेटी की चिंता सताती है, क्योंकि उसके नासमझ होने के कारण सभी लोग उसका फायदा उठाते हैं। चिंतामणि यह सब बातें कर ही रहा था, तभी कुंदन आ जाता है और वह उनकी बातें सुन लेता है और वह बोलता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने छोटे भाई का हमेशा ख्याल रखूंगा। इस बात से आप बेफिक्र रहिए। तुमने मुझसे यह बात कह दी, अब मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी बेटा। वह लोग यह सब बातें कर रहे थे और रात हो जाती है। तब चंदन कुंदन से कहता है। कुंदन, कल हमें खेत में नई फसल लगानी है, तो उसके लिए खेत जोतने होंगे, तो तुम कल सुबह जल्दी उठ जाना। हाँ ठीक है भैया, मैं कल जल्दी उठ जाऊंगा और खेत पर जाने के लिए तैयार भी हो जाऊंगा। यह सब कहने के बाद वह लोग सो जाते हैं और अगली सुबह वह लोग खेत जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी चंदन ट्रैक्टर चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रैक्टर चालू नहीं होता है। हे भगवान, अब इस ट्रैक्टर को क्या हो गया? कल तक तो अच्छे से चल रहा था, अब इसे क्या समस्या आ गई जो चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा? क्या हुआ भैया, ट्रैक्टर चालू क्यों नहीं हो रहा है? क्या समस्या आ गई? पता नहीं मेरे छोटे भाई, कल तक तो अच्छा था, मुझे खेत भी जोतने हैं, अब पता नहीं क्या हो गया। अच्छा मैं देखता हूँ बड़े भैया। कुंदन ट्रैक्टर में कुछ काम करता है और काम हो जाने के बाद चंदन से कहता है। भैया अब चालू करके देखिए, अब शायद हो जाएगा। कुंदन की बात सुनकर चंदन ट्रैक्टर चालू करता है और ट्रैक्टर चालू हो जाता है। अरे वाह कुंदन, तुमने तो ट्रैक्टर चालू कर दिया। वैसे क्या समस्या थी इसमें जो यह चालू नहीं हो रहा था? कुछ नहीं भैया, बस कारपोरेटर में कचरा फंस गया था। कहने को कुंदन भोला भाला था, लेकिन इस तरह के कामों में बहुत होशियार था। वह लोग खेत के लिए चल देते हैं और खेत जोतना शुरू कर देते हैं और खेत जोतने के बाद वह लोग अपने घर आ जाते हैं और चिंतामणि दोनों पुत्रों से कहता है। सुनो बेटा, मुझे अब लगता नहीं है कि मैं अब ज्यादा दिनों तक रह सकूंगा, तो मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं तुम दोनों का घर बसा हुआ देख सकूं। पिताजी, आप मरने की बातें मत कीजिए, आपको हम लोगों की उम्र लग जाए। और रही बात आपकी इच्छा की, तो हम लोग तैयार हैं शादी के लिए। क्यों कुंदन, सही कहा ना मैंने? हाँ भैया, सही कहा आपने। उन दोनों की हामी भरने के बाद चिंतामणि उन दोनों की शादी करा देता है और कुछ समय पश्चात किसी बीमारी के उपरांत चिंतामणि की मृत्यु हो जाती है। और कुंदन की पत्नी होशियार और चालाक थी और वहीं चंदन की पत्नी झगड़ालू और ईर्ष्या वाली थी। कुंदन, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ऐसे कब तक चलेगा? अब तुम एक काम करो, ये जो 50 बोरे धान के हैं, इन्हें बाजार में जाकर बेच आओ। ठीक है भैया, जैसा आप कहें, मैं आज ही बाजार जाता हूँ और फसल बेचकर आता हूँ। इतना सुनकर कुंदन बैलगाड़ी लेकर जाता है और सेठ जी के पास आ जाता है। सेठ जी, ये मेरे 50 धान के बोरे हैं, अब आप मुझे बता दीजिए कि आप इसके मुझे कितने दाम दोगे। रुको जरा, मुझे माल को जांचने दो, तभी जाकर मैं बता पाऊंगा कि इसके मैं तुम्हें कितने दाम दे सकता हूँ।
इतना कहकर सेठ जी अपने हाथ में धान के कुछ दाने लेते हैं और खुद से कहते हैं, देखो, तुम्हारा माल बहुत पतला है और बाजार में इसकी मांग बहुत कम है, लेकिन तुम आदमी भले लग रहे हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी 100 रुपए प्रति बोरी लूंगा। यदि तुम्हें मंजूर हो तो बता दो, वरना कहीं और भी बेच सकते हो। ठीक है सेठ जी, आप 100 रुपए प्रति बोरी ले लीजिए। वैसे भी आप पर तो पूरा विश्वास है, आप भला क्यों मुझे गलत दाम बताओगे। सेठ कुंदन की बातें सुनकर मन में कहता है, यह तो बेवकूफ है, इसे ठगना तो बहुत आसान है। वैसे भी बहुत दिनों से कारोबार में मुनाफा नहीं हुआ है। भगवान ने आज शायद इसलिए ही आज इसे मेरे पास भेज दिया। इतना सोचने के बाद सेठ कुंदन से कहता है, ये लो अपने 5000 रुपए, और आगे से मेरे पास ही आना, मैं तुम्हें अच्छा भाव दूंगा। हाँ ठीक है सेठ जी, अब से मैं सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही आया करूँगा। अच्छा ठीक है सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर कुंदन वहाँ से चला जाता है और अपने घर के रास्ते चल देता है और कुछ समय पश्चात अपने घर आ जाता है और चंदन से कहता है, भैया आज आपको मेरे ऊपर नाज होगा, क्योंकि मैं आज मुनाफे का सौदा करके आया हूँ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। बताओ कितना मुनाफा करके आए हो? ये लीजिए 5000 रुपए। और बाकी के पैसे कहाँ हैं? बाकी के पैसे मैं कुछ समझा नहीं भैया, आप क्या कहना चाहते हो। यही कि धान की प्रति बोरी 150 रुपए की थी, जबकि 50 बोरी धान थी, तो पूरे हुए 7500 रुपए, और तुमने मुझे 5000 रुपए दिए, तो बाकी के पैसे कहाँ गए? कुंदन सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद कहता है, भैया सेठ जी ने तो मुझे 100 रुपए प्रति बोरी दिए। चंदन गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर कुंदन से कहता है, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम एक बेवकूफ हो। तुमने आज 2500 रुपए का नुकसान किया है। आखिर कब तक तुम जिम्मेदार बनोगे और कब अपनी जिम्मेदारी निभाओगे? चंदन यह सारी बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है और कुंदन चुपचाप वहीं खड़ा रह जाता है और चंदन अपनी पत्नी लीला के पास आ जाता है और उससे कहता है, लीला, मेरा भाई बहुत बेवकूफ है। मैं कितना ही समझा लूं उसे, लेकिन वह एक बात भी नहीं समझता है। आज ही 2500 रुपए का नुकसान करा दिया। तो तुम क्यों इतना सोचते हो इतना उसके बारे में? तुम अपना देखो, उसे करने दो जो उसे करना है। यह तुम क्या बात कर रही हो लीला? वह मेरा छोटा भाई है, वह भोला वाला है, इसलिए लोग उसे बेवकूफ बना देते हैं, और मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा तो भला कौन सोचेगा? अजी, आप क्यों नहीं समझते हैं? देखिए, वह नुकसान करता है और आपको भी नुकसान होता है, इसलिए आप नुकसान क्यों सहें, जबकि नुकसान तो कुंदन करता है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, आप अपना सिर्फ अपना ही देखिए। लीला की इतनी बात कहने के बाद और समझने पर चंदन लीला की बातों में आ जाता है और वह लालची भाई बन जाता है और अगले दिन वह कुंदन से कहता है, सुनो कुंदन, एक काम करो, तुम ट्रैक्टर ले जाओ और खेत जोत आओ। मैं बाजार जाता हूँ और जो हमारे धान के 50 बोरे और बचे हैं उन्हें बेच आता हूँ। जो भी पैसे मिलेंगे हम आधे आधे बांट लेंगे। यह आप कैसी बातें कर रहे हो भैया, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, इसलिए आगे से आप कभी भी पैसे को बीच में मत लाया कीजिए। यह सारी बातें करने के बाद वह दोनों लोग अपने अपने काम के लिए चल देते हैं। कुंदन खेत जोतने लगता है और चंदन गेहूं खरीदने वाली दुकान पर आ जाता है और सेठ जी से कहता है, सुनो सेठ जी, मेरे पास 50 बोरे धान के हैं। अब आप मुझे बता दीजिए, आप मेरे माल को किस भाव में लेंगे? देखो भैया, जिस भाव से मैं सभी लोगों से खरीदता हूँ वही भाव से तुमसे खरीदूंगा। मैं प्रति बोरी 100 रुपए लेता हूँ। सेठ जी, आप बहुत कम दाम बोल रहे हैं। मुनारी लाल सेठ तो प्रति बोरी 150 रुपए लेता है। अगर आप 150 रुपए ले रहे हैं तो बताइए, वरना रहने दीजिए, मैं उन्हीं को बेच दूंगा। अरे भैया, नाराज क्यों होते हो? तुम सेठ मुनारी लाल को क्यों बेचोगे? मैं ले तो रहा हूँ तुम्हारी प्रति बोरी 150 रुपए में। चंदन पैसे लेकर अपने गांव की ओर चल देता है और अपने घर आ जाता है। अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, देखो, मुझे पूरे 2500 रुपए का मुनाफा हुआ। जिस सेठ को कुंदन ने धान बेची थी उसी को मैंने आज महंगी धान बेचकर मुनाफा कमाया है। अब हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। आप पागल हो क्या? मुनाफा आपने कमाया तो आप उसे क्यों देंगे? इसलिए आप ही रखो इन पैसों को, और कुंदन 5000 में से ही आधा आधा बांटना।
कह तो तुम सही रही हो, मैं मुनाफा करता हूँ और वह नुकसान करता है। भला मैं अपना मुनाफा उसके साथ क्यों बांटूं? इतना कहकर चंदन वहाँ से चला जाता है और कुंदन के पास आ जाता है और उससे कहता है, कुंदन, आज जो मैंने धान बेची है वह भी 5,000 की हुई थी, तो ये लो अपने आधे पैसे, गिन लेना, पूरे 2,500 रुपए हैं। हाँ भैया, अब इसमें गिनना क्या है, आपने दिए हैं तो पूरे ही दिए होंगे ना, थोड़ी ना कम दिए होंगे। इसी तरह समय बीतता जाता है। चंदन महंगे दाम में धान बेचता और अपने भाई को कम दाम बताता और उसे कम दाम के ही पैसे देता। फिर एक दिन चंदन अपनी पत्नी के लिए हार लाता है। नीला, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए सोने का हार बनवाया है, बताओ कैसा लग रहा है? सुंदर तो है ना? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है जी। ऐसा हार मैं कितने समय से चाहती थी, लेकिन मैं आपसे बोल ना सकी। लेकिन आप तो स्वयं ही मेरे लिए ले आए। रुको, मैं सुनीता को दिखाती हूँ। अब उसे क्यों दिखा रही हो? अगर उसने देखा तो उसे पता चल जाएगा ना कि मैं कुंदन से बेईमानी कर रहा हूँ। अरे कुछ नहीं होगा जी, आप रुकिए, मैं आती हूँ। इतना कहकर वह सुनीता के पास जाने को चल देती है और उसके पास आकर कहती है, देखो सुनीता, तुम्हारे सेठ जी मेरे लिए सोने का हार लाए। बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? दीदी, बहुत ही सुंदर हार है और यह बहुत महंगा भी दिखाई दे रहा है। सुनीता को हार देखकर शक होने लगता है। वह शाम के समय कुंदन से कहती है, सुनिए जी, आज बड़े सेठ जी दीदी के लिए सोने का हार लाए हैं और वह देखने में भी बहुत महंगा दिखाई दे रहा है। ये तो अच्छी बात है, भैया ज्यादा दिमाग से काम लेते हैं तो वह ज्यादा कमाते हैं, तो इसलिए ले आए होंगे भाभी के लिए। अरे वह और क्या काम करते हैं? वह तो बस आपके साथ मिलकर खेती ही करते हैं और कोई अन्य काम कहाँ करते हैं। मुझे तो लगता है वह जरूर हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। यह तुम कैसी बातें कर रही हो सुनीता? वह मेरे बड़े भैया हैं, भला वह क्यों मेरे साथ धोखा करेंगे? अजी, आप ही सोचिए, पहले आप धान बेचने जाया करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से जेठ जी ही गेहूं बेचने जा रहे हैं। अब आप ही सोचिए, आपको क्यों नहीं जाने देते हैं। आप मेरी बात मानकर एक बार उन सेठ जी से पता करके आइए कि हर साल कितने रुपए की फसल बेचते हैं सेठ जी। सुनीता की बात सुनकर कुंदन बाजार जाता है और उन्हीं सेठ जी के पास पहुंच जाता है और उनसे पूछता है, नमस्ते सेठ जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ कुंदन, पूछो जो तुम्हें पूछना हो। मेरे बड़े भैया आपके पास हर साल फसल बेचने आते हैं, तो वह फसल कितने रुपयों की होती है? देखो कुंदन, हर साल धान के भाव ऊपर नीचे गिरते उठते रहते हैं, तो कभी प्रति बोरी 150 रुपए या 200 रुपए ले लेता हूँ। यह बातें सुनकर कुंदन को बहुत बुरा लगता है और वह घर आ जाता है और वह अपनी माँ से कहता है, माँ, भैया मेरे साथ पिछले कुछ सालों से बेईमानी करते हुए आ रहे हैं। वह ज्यादा दाम में धान बेचते हैं और मुझे कम दाम बताते हैं। क्यों चंदन, क्या तुम्हारा छोटा भाई सही कह रहा है क्या? तुम बेईमानी कर रही हो क्या उसके साथ? हाँ, सही कह रहा है, और मैं क्यों ना करूं। मैं अपनी समझदारी से मुनाफा कमाता हूँ और यह अपनी बेवकूफ़ी से पूरा मुनाफा गवा देता है, इसलिए मैं मुनाफे के पैसे रख लेता हूँ। ठीक है, तो आज से तुम लोगों का बंटवारा कर देती हूँ। आज से तुम दोनों अलग अलग अपना काम करोगे। सुमित्रा उस दिन उन दोनों को बंटवारा कर देती है और कुंदन अलग रहने लगता है। कुंदन सुबह के समय जंगल जाता है और वहाँ लकड़ी काटता है और फिर गांव में बेचता है और घर आ जाता है। ये लो पैसे सुनीता, आज इतनी ही मजदूरी हुई है। कोई बात नहीं जी, भले ही कम पैसे मिल रहे हो, लेकिन वह आपकी पूरी मेहनत के तो मिल रहे हैं। जेठ जी तो आपसे बेईमानी कर रहे थे। वह इसी तरह अपना जीवन यापन करने लगता है और वहाँ दूसरी ओर चंदन ने जो पैसे छुपाए थे वह उन पैसों से बड़ा घर लेता है और उसी में रहने लगता है। फिर एक दिन लीला का भाई शहर में बस से आता है। वह बहुत चतुर और लालची किस्म का इंसान था। वह लीला के यहाँ आ जाता है। अरे दीदी, आपने घर तो बहुत सुंदर लिया है, लगता है आप लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया है। हाँ भैया, हम लोग अब अलग अलग हो गए हैं, तो हम लोगों ने अपने पैसों से यह घर लिया है। यह सारी धन दौलत देखकर श्याम के मन में लालच जाग जाता है। भैया, आपका अचानक हमारे यहाँ आना कैसे हुआ है? कोई जरूरी काम है क्या आपको? हाँ दीदी, मैं जरूरी काम से ही आया हूँ। वो बात यह है
कि पिताजी अपनी जायदाद में से आपको भी हिस्सा देना चाहते हैं, तो मैं कल जमीन के दस्तावेज लेकर आऊंगा, तो आप उस पर जिया जी के हस्ताक्षर करा लेना। ठीक है भैया, आप कल दे जाना। श्याम वहाँ से चला जाता है और शाम के समय चंदन के घर आता है और उससे लीला कहती है, सुनिए जी, श्याम आया था शहर से और कह रहा था कि पिताजी अपनी जायदाद में से मुझे हिस्सा देना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। अब तो हम और अमीर हो जाएंगे। तो वह दस्तावेज दे गया क्या? नहीं जी, दस्तावेज तो नहीं दिए। वह कह रहा था कि कल लेकर आएगा और कह रहा था कि जीजाजी से साइन करा देना। अगले दिन श्याम फिर से शहर से आता है और अपनी दीदी के यहाँ आ जाता है और कहता है, ये लीजिए जीजाजी, इन कागजों पर हस्ताक्षर कर दीजिए। उसके बाद आप अपने हिस्से की जमीन के मालिक बन जाएंगे। चंदन उन दस्तावेजों को लेता है, लेकिन उसमें अक्षर अंग्रेजी भाषा में लिखे थे, जो कि चंदन को अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी। वह श्याम से कहता है, श्याम, यह तो अंग्रेजी भाषा में लिखा है और मुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं, फिर मैं कैसे पढ़ पाऊंगा कि इसमें क्या लिखा है? जीजा जी, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? आप बेफिक्र होकर हस्ताक्षर कर दीजिए। श्याम की बात सुनकर चंदन दस्तावेजों पर साइन करा देता है और श्याम चला जाता है और अगली सुबह वह पुलिस के साथ चंदन के यहाँ आता है। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों के ऊपर मैंने दया करके इस घर में रहने के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन अब मुझे यह घर वापस लेना है और मैंने इन लोगों से घर खाली करने के लिए कहा, तो यह लोग खाली ही नहीं कर रहे। क्यों? तुम लोग इनका घर खाली क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें हवालात की हवा खानी है क्या? इंस्पेक्टर साहब, यह श्याम झूठ बोल रहा है। यह तो हमारा घर है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम लोग सच बोल रही है, यह घर हम लोगों का है। क्या सबूत है तुम लोगों के पास कि ये घर तुम्हारा है, जबकि श्याम के पास इस घर के दस्तावेज है जिन पर साफ साफ लिखा है कि ये घर तुम लोगों ने श्याम को दे दिया है। इसलिए चुपचाप इस घर से निकल जाओ, वरना हवालात में डाल दूंगा। समझे तुम लोग? इंस्पेक्टर की बात सुनकर वह दोनों लोग घर से निकल जाते हैं और वह सड़क पर आ जाते हैं। एक दिन कुंदन लकड़ी बेचने के लिए जा रहा था, तभी उसकी नजर अपने भैया भाभी पर पड़ी। वह उनके पास गया। भैया, यह आपके साथ क्या हुआ? आप इस तरह की हालत में क्यों हो? कुंदन, मेरे साले ने मेरे साथ धोखा किया है। चंदन अपने साथ घटी सारी घटनाएं कुंदन को बता देता है कि उनका यह हाल कैसे हुआ। कोई बात नहीं भैया, हम श्याम को सबक जरूर सिखाएंगे। आप अभी घर चलिए। इतना कहकर वह सभी लोग घर के लिए चल देते हैं और घर आ जाते हैं और आकर चंदन फिर से अपने साथ घटी घटना सभी को बताता है। तभी उसकी माँ कहती है, चंदन, यह तो तुम्हारे साथ होना ही था, क्योंकि तुमने अपने छोटे भाई के साथ बेईमानी की है। वह भोला भाला है और तुमने उसके भोलेपन का फायदा उठाया है और तुमने अपने पिताजी को वचन दिया था कि तुम उसके साथ हमेशा रहोगी। माँ, मुझे माफ कर दो, और कुंदन, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं अपनी की हुई गलतियों पर बहुत शर्मिंदा हूँ। चंदन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इसी के साथ आज की स्टोरी खत्म होती है। वैसे सही कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी।